नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। वो सारे स्टूडेंट के लिए स्पेशल है जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे मैं मिलता हूं, उनको पता ही नहीं होता है कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, लेकिन वो तैयारी में लगे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा और बिना पता के अगर आप पढ़ना शुरू कर दिए तो सीधा सा मतलब यह होता है कि पढ़ा हुआ कभी आपका सार्थक नहीं होने वाला है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले सिलेबस को जानिए, समझिए, सीखिए, खंगालिए और फिर लाइफ टाइम के लिए यहां पे स्टोर करके रख लीजिए जब तक आप एसडीएम नहीं बन जाते हैं। तब तो यह सार्थक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा रूट्स है। और जब तक इस रूट्स को नहीं पकड़िएगा, आपका सब पढ़ा हुआ इसी धारा पे धरा रह जाएगा, आपको कभी काम नहीं देगा। और ना आप उसके लिए बने हैं, ना वो आपके लिए बना है। और फाइनली क्या होगा, समय से पहले ही आपको जाने की तैयारी हो जाएगी। तो बेहतर है ना कि जब अगर हम बीपीएससी की तैयारी करने के लिए मन बना ही लिए हैं, तो सबसे पहले सिलेबस को खंगाल लेते हैं। तो चलिए खंगालते हैं सिलेबस को और सीखने की कोशिश करते हैं एकदम आसान भाषा में। बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, आइए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले देखिए खंड 1 फर्स्ट वाला सेक्शन है ये। अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए सिलेबस की, तो पहला इसमें 4 खंड में है। विश्व इतिहास, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, हां, विश्व इतिहास, आधुनिक, मध्य इतिहास और प्राचीन। यही है आपका ऑप्शनल का पार्ट। इतिहास 4 पार्ट में है। इन चारों से टोटल जो है 12 क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लीजिए। और 12 क्वेश्चन में जवाब सिर्फ 6 क्वेश्चन को दिया जाता है और चारों से 3-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। मजेदार बात है। अब दिमाग में उठेगा, सुजीत सर अगर 3-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्यों ना सिर्फ 2 सेक्शन को कर लो, 2 सेक्शन छोड़ दो, लिखना मुझे 6 क्वेश्चन है। ऐसा नहीं हो सकता क्या? एकदम हो सकता है। आप जो चाहिएगा वो हो सकता है, लेकिन स्टार मार्क लगा हुआ है, एक भी सेक्शन से 2 से अधिक क्वेश्चन नहीं लिखना है। यानी कि यहां पे आपका 3 क्वेश्चन है, यहां मध्य इतिहास में भी, मध्यकालीन इतिहास में भी 3 क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास में भी 3 क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में भी 3 क्वेश्चन है। तो जहां जहां 3 क्वेश्चन है 2 से अधिक नहीं लिखना है। यानी कि अगर कोई विश्व इतिहास में 2 क्वेश्चन लिखता है तो 1 क्वेश्चन उसे आधुनिक से लिखना होगा। और यदि कोई मध्य इतिहास से 2 क्वेश्चन लिखता है तो 1 क्वेश्चन प्राचीन से लिखना है। इसका दूसरा सेक्शन में अगर 2 क्वेश्चन मध्यकालीन से लिख रहे हो तो 1 क्वेश्चन विश्व इतिहास से लिखना होगा। उसी तरीके से अगर 2 क्वेश्चन प्राचीन से लिखना है तो 1 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास से लिखोगे, तब जाके टोटल 6 क्वेश्चन होगा और 6 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अगर एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, 50 नंबर साफ, क्योंकि टोटल 300 नंबर का होता है। 6 क्वेश्चन है, 6 गुने 50 इक्वल टू 300 मार्क्स। और 200 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है तो ये गारंटी है कि आपको जो पोस्ट मिलने वाली है वो एसडीएम वाली पोस्ट मिलेगी, क्योंकि डिसाइड हिस्ट्री ही करेगा कि आपको रैंक कौन सी मिलेगी। क्योंकि जीएस वाला जो पेपर होता है, जीएस1 जीएस2, वो तो सबके लिए कॉमन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अब सिलेबस की ओर। अब तो ये पूरी की पूरी खाका पता चल गया कि आखिर हमें कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कितने क्वेश्चन एक पार्ट में लिखना है। और अब जानते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि आए दिन मार्केट में थोड़ी सी तो हवा बनती रहती है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ये चीज है। और नंबर भी यहां से हिस्ट्री में नहीं मिलता है, एवरेज नंबर मिलता है। अब इन दोनों की आज समाप्ति कर देते हैं खेल, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, इसीलिए है क्योंकि इतिहास आपका प्रीलिम्स में भी साथ देता है, मेंस में भी 114 नंबर, प्रीलिम्स में 35 नंबर, इंटरव्यू में 20 से 30 नंबर, और साथ साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल अपना खुद ही 300 नंबर खड़ा है। अगर टोटल मोटा मोटी देखिए तो 450 नंबर प्लस अकेले इतिहास अपने कंधे पे ढोड़ा है, तो फिर बड़ा क्यों ना हो, सीधी सी मतलब है। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। आइए
थोड़ा सा समझते हैं। खंड 1 सेक्शन 1 भारत का इतिहास थोड़ा सा समझते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है प्राचीन भारत। इसके सिलेबस को समझते हैं कि प्राचीन भारत में आखिर हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को ही पढ़ना। सिंधु सभ्यता का उद्गम क्या था, विस्तार क्या था, प्रमुख इसकी विशेषताएं क्या थी, महानगर क्या था, व्यापार वाणिज्य का कैसा व्यवस्था था, ह्रास के कारण क्या हुए यानी विनाश के क्या वजह है, इन सब चीजों पे चर्चा करना एकदम आसान है। मजा आ जाएगा जब पढ़िएगा तो एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कहा जाता था नगरीय सभ्यता है। उस टाइम का व्यापार वाणिज्य भी सुदृढ़ था, ठीक है। हर चीज जो है एक व्यवस्थित तरीके से वहां पे था। उसी के बारे में अध्ययन करना है सिंधु सभ्यता से। पिछले बार के अगर क्वेश्चन की थोड़ी चर्चा कर दूं तो जब मैं क्लास ले रहा था तो बता दिया था कि इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता इन द सेंस इंपॉर्टेंट किस लहजे में था यह भी आप समझ जाइए। 1921 में हड़प्पा की खोज, एक सेकंड, हेलो, हाँ, हड़प्पा की खोज की गई थी तो इसलिए उस टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब 1922 में जब आप एग्जाम दीजिएगा, जब आपकी मेंस की बारी आएगी फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हो गई है तो वहां वो चर्चा में हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां आराम से 6 क्वेश्चन लिखा जा सकता है, औरों की अपेक्षा जो है ये थोड़ा सा आसान है। दूसरा है वैदिक युग, वैदिक साहित्य, वैदिक युग के भौगोलिक क्षेत्र, सिंधु सभ्यता और जैविक संस्कृति के बीच में क्या समानताएं और असमानताएं हैं उसको थोड़ा सा समझना है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विचार, रीति रिवाज, कर्मकांड जो चल रहा था, वन व्यवस्था, इन सब के बारे में वैदिक युग में समझना है या वैदिक सभ्यता में समझना है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालने वाले हैं उसमें आपको यूपीएससी का हिस्ट्री का भी समझा देंगे और यूपी पीसीएस उसके भी ऑप्शनल आपको बता देंगे, एकदम आसान लगेगा। नेक्स्ट है तीसरा मौर्य काल से पहले, यानी कि मौर्य काल को थोड़ा सा, इसमें धार्मिक आंदोलन चाहे जैन, बौद्ध या फिर अन्य धार्मिक आंदोलन, महाजनपद, इनके बारे में थोड़ा सा, यानी कि मौर्य से पहले जो जनपद वाला टाइमिंग था 600 ईसा पूर्व से पहले जो टाइमिंग है उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। सामाजिक आर्थिक स्थितियां मगध साम्राज्य के गणतंत्र में किस तरीके से वृद्धि हुई है उसके बारे में समझना है। मगध के बारे में एकदम आसान है, अगर देखा जाए मोटा मोटी, अगर एक लाइन में बताया जाए तो बौद्ध, जैन, महाजनपद, मगध का साम्राज्य का क्या था, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उसके बारे में समझना है, बस यही है इसमें। यानी कि मौर्य से पूर्व मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में साधन, साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, वृद्धि, पतन, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, अशोक की नीति और सुधार का काल क्या था उसके बारे में समझना है, मौर्य काल। और जैसे मौर्य काल पढ़ते हैं उसमें 3 को सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं। सबसे पहले तो उनके गुरु जो चाणक्य हुए, कौटिल्य हुए या विष्णुगुप्त हुए, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त के बारे में समझेंगे। चंद्रगुप्त के बाद उनकी जो औलाद है बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में समझेंगे। और बिंदुसार के बाद अशोक द ग्रेट। पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में 2 ही व्यक्ति थे जिनको ग्रेट की उपाधि मिली थी। पहला जो थे वो अशोका थे और दूसरा जो थे वो अकबर थे। अकबर की धर्म नीति जो थी उसके बारे में थोड़ा सा समझना, बस यही सिलेबस है। अब इसी को आपको जो बड़ा कहना है बड़ा कहिए, नहीं समझ में आता नहीं कहिए, जबकि प्रीलिम्स में भी पढ़ना है। सबसे मजेदार बात तो ये है, तो ये तो एक आसान है जो आसानी से इसको समझ सकते हैं। यही सिलेबस जो है जितना अभी तक बताएं यूपी पीसीएस में भी है और यूपीएससी में भी है, सिलेबस यही सेम टू सेम है। जहां अंतर होगा वहां बोलते जाएंगे, आप पकड़ते जाइएगा। नेक्स्ट जो है मौर्य काल के बाद, मौर्य काल से पहले महाजनपद, बौद्ध, जैन में ले गए थे और मौर्य काल के बाद का टाइमिंग को देखते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो भी थे उनके बारे में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृत, तमिल, महायान, उद्यान, ईश्वरवादी उपासना, कंधार शैली, मथुरा कला शैली, इन सब के बारे में थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट जो है गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य के उदय, पतन और बकाटक का प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, धार्मिक क्षेत्र, एशिया के साथ कैसा संबंध था, इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्यों कहा जाता है उसके बारे में समझना, और कुछ भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। बस यही है आपका पूरा का पूरा। गुप्त काल के पश्चात 500 से 700 ईस्वी के बीच में, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या है, पश्चिभूतस,
मेघाधीश, उसके पश्चात जितने गुप्त राजे हुए, हर्षवर्धन हुए, उनके काल, बादामी के, चालुक्य, पल्लव, समाज के प्रशासन, कला और अरब विजय, इनके बारे में पढ़ना है। बोलिए इससे बड़ा आसान आपको क्या मिलेगा, जरा बताइए। और लास्ट जो पोर्शन होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ज्ञान और समाज का पुनरीक्षण करना है। यानी कि इतिहास में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है प्राचीन काल में, उसके बारे में समझना है। यही बस सिलेबस है आपका प्राचीन काल का। आप पढ़ते तो हैं, चाहे कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, सिलेबस पता ही नहीं हो तो बेकार है ना। इसलिए ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से कि जब भी आप तैयारी करने के लिए शुरू कर चुके हैं तो कम से कम इस वीडियो को जितना ज्यादा बार आप देख सकें, ताकि आपको समझ एक विकसित हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। टीचर हमारे साथ गलत तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा सेशन तो नहीं है जो छोड़ के पढ़ा रहा, तो हम उसे इंडिकेट कर सकें, हम उसे बता सकें, हम उनसे पूछ सकें और फिर वो हमें बता सकें। आइए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा पार्ट, मध्ययुगीन भारत, जिनका टाइमिंग होगा 750 से 1200 ईस्वी के बीच में। मध्ययुगीन भारत में पढ़ना क्या है, राजनीतिक सामाजिक दशा, राजपूत, उनकी नीतियां, सामाजिक संरचना, भू संरचना और इसके समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा है, राजपूत नीति, उनको थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट जो है, उस टाइम के व्यापार वाणिज्य कैसा था, कौन सा, मध्ययुगीन भारत 750 से 1200 के बीच में जो ये टाइमिंग चल रहा था मध्यकाल का, इसके बीच में समाज का व्यापार वाणिज्य कैसा था उसको देखना है। कला, धर्म, दर्शन और शंकराचार्य, उनको थोड़ा सा देखना है। शंकराचार्य करने का सीधा सा मतलब है भक्ति और सूफी आंदोलन। एकदम आसान है, मजा आ जाएगा, एक बार बस समझ लीजिए तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। और ये चीज आपको प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, यूपीपीसीएस में भी है, यूपीएससी में भी है और बीपीएससी में भी है। नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, एक सेकेंड। हां, नेक्स्ट जो है, तटवर्ती क्रियाकलाप, अरब से संबंध, वापसी जो है, संस्कृति प्रभाव। अब धीरे धीरे जो है अरबों से इसका संबंध बनना शुरू हो जाएगा और मोहम्मद बिन कासिम जो है अटैक करना शुरू कर देगा 712 में। जो पहला मुस्लिम आक्रमण हो रहा है उसको थोड़ा सा समझना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे करते करते मोहम्मद गौरी आ जाएंगे, फिर गजनी आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले गजनी, उसके बाद गौरी, कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का हो जाएगा। उसके बाद फाइनली जो है यहां के बाद मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा हो जाएगा और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मध्यकालीन समाप्त हो जाएगा और आधुनिक भारत का जन्म हो जाएगा। यही तो है सिलेबस हमारा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, राजकुल इतिहास में उनकी भूमिका क्या थी। राजकुल की संस्कृति के योगदान में चोल साम्राज्य, स्थानीय सरकार, भारतीय ग्राम पद्धति लक्षण, दक्षिण समाज की अर्थव्यवस्था, कला और विद्या, इनके बारे में पढ़ना। यानी कि पूरा का पूरा राजकुल, पल्लव, चोल, चालुक्य, इनके बारे में पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। एक बार बस समझ लीजिएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सुजी सर इसी को तो देख के डर लगता है। हाँ, देख के डर लगता है क्योंकि प्रीलिम्स में, क्योंकि यहां से बहुत सारा फैक्ट होता है जो जिनका ऑप्शन भी रहता है वो भी सही नहीं कर पाते कभी कभी। लेकिन ये बड़ा मजेदार है, कहानी के रूप में जब समझिएगा तो इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी के आगमन के पूर्व भारत के समाज, अल-बुरूनी के दिस्तान। यानी कि मोहम्मद गजनी का जब अटैक हुआ था गजनी का, उससे पहले का कैसा समाज रहा था उसके बारे में, उसके अल-बुरूनी के जो पूरी विवरण दिया अल-बुरूनी, उसके बारे में थोड़ा सा समझना एकदम आसान है। यहां के बाद यानी कि भारत 1200 से लेके 1765 जैसे इंडिकेट किए तो आपके दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए, सुजीत सर इलाहाबाद की संधि। बिल्कुल, 1764 बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद तय हो जाता है कि हिंदुस्तान 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी करेगा। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। आइए, उत्तर भारत में दिल्ली में सुल्तानों की नींव पड़ी, उसके कारण क्या थे, उसकी परिस्थितियां क्या थी, भारतीय समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में देखना है। क्योंकि पूरा का पूरा मध्यकालीन जो है उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, सब या तो अरबी है या फिर तुर्की है, इंडियन कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है खिलजी साम्राज्य, सार्थकता, आशय, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक विनिमय, राज्य एवं जनता पर उनका प्रभाव कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा समझना। इसको अच्छे तरीके से समझना। 5 दिल्ली सल्तनत के वंश आए थे, पांचों के बारे में समझना है। चाहे वो गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो या फिर लोदी वंश हो,
इन सारे के बारे में धीरे धीरे करके एक एक को पढ़ना। मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राजनीति, प्रशासनिक सिद्धांत, नवीन परिषद, फिरोज शाह के धार्मिक नीति, लोकार निर्माण, इनके बारे में थोड़ा सा समझना। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी हालत में हम बच्चों को यही बोलते हैं कि मध्यकालीन से एक क्वेश्चन बनाना, सिर्फ एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो रहेगा बनाने का, लेकिन एक क्वेश्चन, और प्राचीन से दो बनाना, लेकिन मध्यकालीन से एक। तो यहां पे देखिए एमबीटी की जितनी भी योजना लाया, 5 योजना लाया, पांचों की पांचों योजना फ्लॉप कर गए। यहां तो उतना बताने का नहीं है क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आगे चल के फिरोज शाह की धार्मिक नीति, वही जो जजिया कर था, फिरोज शाह ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में आया था और फिरोज शाह ने उसमें क्या किया था कि अब ब्राह्मणों पे भी रजिया कर लगाया जाए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में उसमें ब्राह्मणों को हटा दिया गया था रजिया कर में, लेकिन इसके टाइम में हो गया था। तो इसीलिए कहा गया कि उस टाइम के सिद्धांत और फिरोज शाह की धार्मिक नीति, उसके लोक निर्माण के बारे में समझाना। अगर इस तरीके से देखिए तो मजा आ जाएगा। सिलेबस बच्चों का खेल आपके दिमाग में रहेगा, और अगर सिलेबस अच्छे से समझ लीजिएगा इस वीडियो में, तो क्या होगा कि मार्केट से जो भी बुक लाइएगा वो ऑथेंटिक बुक अपने रूम में लाइएगा, वरना कभी कभी तो किताब भी बाहर निकाल देता है, पता ही नहीं चलता 2 साल 3 साल 4 साल कैसे गुजर गए। तो इसका भी समाधान ये वीडियो करेगा। दिल्ली सल्तनत के विघटन, कारण और भारतीय राजतंत्र और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आखिर दिल्ली सल्तनत लोधी वंश के आते आते, इब्राहिम लोधी के टाइम में आते आते दिल्ली सल्तनत का सूरज सदा सदा के लिए डूब गया। आखिर इसका कारण क्या था, इसके परिणाम क्या थे, और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद राज्य के स्वरूप, विशेषता, राजनीतिक विचार संस्थाएं, कृषक संरचना संबंधी, शहरी केंद्रों में वृद्धि, व्यापार, लघु वाणिज्य, शिल्पकार, कृषक, नवीन शिल्प उद्योग और प्रद्योगिकी की भारतीय औषधियों की स्थिति उस टाइम में कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। यानी कि सीधा सा एक लाइन में अगर बोलने की कोशिश करो तो जीवन के चारों क्षेत्र में, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या फिर भौगोलिक हो, भारतीय संस्कृति पे इस्लाम का प्रभाव, यानी कि भारतीय संस्कृति, अभी तक मुस्लिम आए नहीं थे। 712 ईस्वी में मुस्लिम का आगमन शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। उसके बाद भारतीयों पे कैसा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, उसको समझाएंगे। रहस्यवादी आंदोलन, भक्ति संतों की प्राकृतिक सार्थकता महाराष्ट्र में, यानी भक्ति सूफी जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। वैष्णव पुनरुत्थान आंदोलन, वैसे ही जैसे जैन में अगर देखा जाए तो वहां पे दिगंबर श्वेतंबर, उसी तरीके से बौद्ध में देखा जाए तो हीनयान महायान, उसी तरीके से मुस्लिम में देखा जाए तो सिया सुन्नी, उसी तरीके से हिंदू में देखा जाए तो शैव और वैष्णव, 2 भागों में विभाजित हो गया था। और 2 भाग में जो विभाजित हुए, 2 संप्रदाय के मानते थे हिंदू ही, लेकिन संप्रदाय इनका क्या था, अलग अलग था। उनकी भूमिका क्या थी। चैतन्य आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक साक्षरता, मुस्लिम सामाजिक जीवन पर हिंदू समाज का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी जानना। जैसे हिंदू पे मुस्लिमों का क्या प्रभाव पड़ा, उसी तरीके से मुस्लिमों का हिंदू पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट जो है विजयनगर साम्राज्य, इसकी उत्पत्ति, वृद्धि, कला, साहित्य, संस्कृति, योगदान, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, प्रशासन, विजयनगर साम्राज्य के विघटन, इन सब के बारे में बताना, विजयनगर के बारे में। और इस बार क्वेश्चन पूछा भी था विजयनगर के बारे में, आप जाके उलट के देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से आया हुआ क्वेश्चन है, और ये चीज बताते हुए आपको निकलेंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विजयनगर, अगर पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। बस एक बार दिल लगा लीजिए, क्या था विजयनगर, कैसे ये साम्राज्य बसा, कौन इसको बसाने वाले थे, किस तरीके से वहां की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिप्रेक्ष्य था, और ऐसी क्या वजह रही कि इसका विघटन हो गया, इसके पीछे जिम्मेदार क्या कारक थे, उनके बारे में समझना क्या आसान है या नहीं है, बताइए, बोलिए। नेक्स्ट है इतिहास के स्रोत। अब इतिहास के स्रोत, प्रमुख इतिहासकार, शिलालेख, मंत्रियों का विवरण। जब भी हम इतिहास आपको पढ़ाते हैं, जब भी आप हमसे इतिहास पढ़ते हैं तो हम सीधा कहते हैं इतिहास के जानने के 2 स्रोत हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक का मतलब यह होता है कि कहीं से किसी मंत्री के द्वारा, किसी के नवरत्न के द्वारा, या कोई गीता, रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब से लिखी हुई बातें हैं, उनसे जानकारी मिलती है। और साहित्यिक का मतलब यह हुआ, सॉरी, पुरातात्विक का मतलब हुआ कि मृदभांड से मिलती है, शिलालेख से मिलती है, वहां के सिक्के से मिलते हैं, वहां के औजारों से पता चलता है कि वहां की स्थितियां क्या थी जीवन के चारों क्षेत्र को, उसके बारे में देखना है। प्रमुख इतिहासकार जो हैं उनके बारे में समझना है। ये पूरा का पूरा आपका
मध्यकालीन इतिहास है। इतना पढ़ने में सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर सिलेबस पता हो तो क्या पढ़ने में मजा नहीं आएगा? क्या बाहियात किताब आप घर में ले आइए, आप आइएगा, जरा बोलिए तो। आज आपके घर में जो कुछ बुक पढ़ के आपको पास करना था, लाइब्रेरी बन गया, इसके पीछे का वजह था ये अब आपने कभी जाना ही नहीं। और जब जानिएगा नहीं तो आपको लगेगा सबके कवर बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट नहीं होते हैं। आप बुक को खरीद के ले आते हैं और दुर्दशा होता है आपके साथ में, और फिर वही बुक तौल के भाव से बिक जाते हैं और आप घर चले जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा रोकिएगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। उत्तर भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर की चढ़ाई के समय हिंदुस्तान की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, बाबर, हुमायूं और भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करके राजनीतिक अर्थव्यवस्था। उसके बाद यहां के बाद धीरे धीरे जैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा शुरू हो जाती है। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में शुरू होती है। तो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य को पढ़ना होगा। वहां से लेकर 1857 बहादुर शाह जफर से वहां तक का पूरा इतिहास को पढ़ना है मुगल का। इसके साथ साथ में इसी बीच में यानी कि मध्यकाल में ही पुर्तगालियों का भी आगमन हो जाता है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है। यहां आते आते वास्को डी गामा जो है हिंदुस्तान को खोज लेता है। उसके बारे में पढ़ना है। प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना क्या? जरा बताइए तो। यूपीपीसीएस में नहीं पढ़ना है, यूपीएससी में नहीं पढ़ना है, सबका तो सेम सिलेबस है। बस एक बार आपको समझ में आ जाए फिर मजा आ जाएगा। सूर, राजनीतिक, राजस्व और असैनिक प्रशासन, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा इनको समझना है। नेक्स्ट है सूर का मतलब नहीं समझ में आया होगा क्योंकि सूर हम बोले शेरशाह सूरी, क्योंकि बीच में बाबर की बाद हुमायूं का टाइम आता है और हुमायूं को सीधे चौसा के युद्ध में इस तरीके से हराता है कि सदा के लिए, कुछ दिनों के लिए, सदा के लिए तो नहीं कह सकते, कुछ दिनों के लिए जो है हुमायूं यहां से छोड़ देता देश। उसके बाद जो साम्राज्य स्थापित होता है वो सूर वंश का ही होता है, शेरशाह सूरी का ही होता है। उसी के बारे में समझना है। अकबर की आधुनिक मुगल साम्राज्य की विस्तार नीति, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। एकदम डिटेल से किया हुआ है। ऐसे चाहूं जैसे दिल्ली सल्तनत बताया वैसे बता देता, मुगल वंश पूरे के पूरे आ जाते, लेकिन डिटेल करते तो आपको लगता कि बहुत बड़ा है। बड़ा है नहीं एक्चुअल में। इसमें राजनीतिक एकता, अकबर के अधीन राजतंत्र के नवीन स्वरूप क्या थे, अकबर की धार्मिक नीतियां, भला कौन भूल सकता है। अकबर की धार्मिक नीतियां तो कमाल कर दिया था। उस समय एकदम पीक पे था मुगल साम्राज्य, चाहे वो राजनीतिक से हो, आर्थिक से हो, सामाजिक से हो, सांस्कृतिक से हो, धार्मिक से हो, सब कुछ में परिपूर्ण था अकबर के टाइमिंग में। उनके बारे में विचार करना है और मुस्लिमों के साथ उनका क्या संबंध था अकबर का, उनको समझना। मध्ययुगीन में क्षेत्रीय भाषाओं, साहित्य में वृद्धि हुई, कला में वृद्धि हुई, वास्तुकला में विकास हुआ, उनको थोड़ा सा समझना है। राजनीतिक विचार संस्थाएं मुगल साम्राज्य की क्या प्रकृति थी, भू राजस्व प्रशासन कैसा था, मनसबदारी क्या थी, जागीरदारी पद्धति क्या थी, भूमि की संरचना कैसी थी, जमींदारों की भूमिका क्या थी, खेतीहर का संबंध कैसा था, सैनिक संगठन कैसा था, इन सब के बारे में समझना है। बिल्कुल आसान है। जब आधुनिक में जाएंगे ना तब इसी चीज को एक लाइन में यहां पे इंडिकेट करो, कोट करके आपको समझ में आ जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त, महालबाड़ी, रैयतवाड़ी, उसी टाइप से यहां भी है। मनसबदारी, जागीरदारी, भूमि की संरचना कैसी थी, कौन सी उपजाऊ भूमि है, कौन सी बिना उपजाऊ भूमि है, तो इन सब भूमि पे अलग अलग तरीके से कर लगता था। उसी के बारे में समझना है, सीखना है और दिमाग में रखना है और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उगलना है। एकदम आसान है, मजा आएगा पढ़ने में। जब पढ़ने बैठिएगा तो लगेगा मजा आ गया सुजीत सर। कहानी तो पढ़ना है और बस समझना है और टू द पॉइंट एग्जामिनेशन में लिख के चले आना। औरंगजेब की धार्मिक नीति, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, कहा यह भी जाता कि औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगलों को पतन की ओर ढकेल दिया था, मुगलों का सूरज सदा सदा के लिए डुबा दिया था। और बात भी कहीं ना कहीं सही थी, लेकिन परिपूर्ण रूपेण बोलना यह भी कहीं ना कहीं क्या था, गलत ही था। मुगल साम्राज्य विस्तार, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह, स्वरूप और परिणाम क्या हुए, उनके बारे में बताना। और फिर 1707 में औरंगजेब इस दुनिया से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। शहरी केंद्रों के विस्तार, औद्योगिक व्यवस्था, शहरी ग्रामीण विदेशी व्यापार वाणिज्य, मुगल और यूरोपीय कंपनियां, इनके बारे में थोड़ा सा समझना है। हिंदू मुस्लिम संबंध, एकीकरण प्रवृत्ति, संयुक्त संस्कृति, 16वीं से 18वीं सदी के बीच में जो घटनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझना है। नेक्स्ट है शिवाजी का उदय होता है, जिसमें मुगलों के साथ उनका संघर्ष जीवन पर्यंत होते रहता मुगलों का। लेकिन कभी भी अगर देखा जाए तो मराठा से मुगल जिंदगी भर लड़ते रह गए लेकिन कभी जीत नहीं पाए।
कभी नहीं जीत पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। शिवाजी का प्रशासन क्या था, पेशवा के अधीन मराठा की शक्तियों का विस्तार, प्रथम 3 पेशवा के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना, चौथ सरदेशमुख, चौथ मतलब होता है 1/4 भाग, और सरदेशमुख मतलब होता है 1/10 भाग जो कर लिया जाता था, उन सब के बारे में थोड़ा सा समझना। पानीपत की तृतीय लड़ाई के कारण क्या थे, प्रभाव क्या हुए, मराठा राज्य के संघ अविभाज्य और उनकी संरचना की जो भूमिका हुई उनके बारे में चर्चा करना। अगर कहा जाए तो परिपूर्ण रूपेण हमें मराठा की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बातों को समझना है। हो गया काम खत्म, यही है सिलेबस। अगर इसको जान जाइए तो फिर पढ़ने में जो मजा आएगा और जो पढ़ा रहा है टीचर उसके साथ आपका जो कोलिब्रेशन होगा गजब होगा। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के विघटन, नवीन क्षेत्रों राज्य का आविर्भाव। उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू होता है, फिर नवीन छोटे छोटे राज्य जो है वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं। फॉर द एग्जांपल, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हैदराबाद हो, ये छोटे छोटे नवीन राज्य का भी धीरे धीरे उद्भव होना शुरू हो जाता है। और ये पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत रहा जो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है खंड 2 में, सेक्शन 2 भाग 1 आधुनिक भारत 1757 से 1947। 1757 जैसे दिमाग में आता है तो सीधा एक ही बात आता है, इलाहाबाद की संधि से लेके भारत की आजादी तक का इतिहास को समझना है, मजा आएगा। कैसे कैसे क्या क्या घटना हुई उसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐतिहासिक शक्तियों के कारक, उनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर किस तरीके से आधिपत्य हुआ, विशेषतः बंगाल, महाराष्ट्र, सिंध के संदर्भ में भारतीय ताकतों को उनके प्रतिरोध की असफलता का क्या कारण रहा, ऐसे शासक कौन ऐसे बने हुए थे, किन से नहीं संभल पाया कि विदेशी आके हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिए, उनके बारे में थोड़ा सा समझना है। राजबारों पर अंग्रेजों का प्रमुख विकास, धीरे धीरे वहां से राजबारों पे भी अधिकार करना अंग्रेजों का शुरू हो गया था, धीरे धीरे जो भी क्षेत्रीय थे। उपनिवेशवाद की अवस्थाएं, प्रशासनिक ढांचा, नीति परिवर्तन, राजस्व, न्याय, समाज, शिक्षा संबंधी परिवर्तन, ब्रिटिश उपनिवेश हितों का उनका संबंध, अब धीरे धीरे उपनिवेशवाद होना शुरू हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो आर्थिक शोषण है, सामाजिक शोषण है, राजनीतिक शोषण है, उन सब का शोषण करना शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, उनका प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिक की वृद्धि, दस्तावेज बिना संपत्ति का पलायन अब धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो खेती होगा वो कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया जाएगा। अब खेती उसी वस्तु की होगी जो कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू जिसकी सबसे अधिक होगी। फॉर द एग्जाम्पल, जूट का होगा, पटसन का होगा, गन्ने का होगा, इन सब का होगा। अब जो है वो सारी खेती बंद हो जाएगी, जिसमें क्या है, आमदनी जीरो मात्र का हो। साथ साथ में ग्रामीण श्रमिकों की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अब ग्रामीण में श्रमिकों की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो लोग किसान होंगे वो कन्वर्ट होते होते, क्योंकि उनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा कि वो खुद ही एक कृषक से कन्वर्ट होके वो ऑलरेडी मजदूर बन जाएंगे। क्लियर? भारतीय समाज पे पुनर्जीवन का प्रभाव, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में होगा। डीजेडीओ शुरू करेंगे, लेकिन राजा राम मोहन राय इसके अग्रदूत बनेंगे। फिर धीरे धीरे आगे चल के ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, दयानंद सरस्वती, ये सब जो है समाज के अंदर, धर्म के अंदर जो फैली हुई कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, कर्मकांड है, यज्ञ है, हवन है, महिला के ऊपर जो शोषण किया जा रहा, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, साथ साथ में सती प्रथा है, इन सब को रोकने के लिए जो आंदोलन चलाया जाएगा वही होगा सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन, जिसको हमको समझना है। नागरिक विद्रोह में 1857 का विद्रोह होगा, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। साथ साथ में कृषक विद्रोह जो होंगे उन सब में जहां जहां भी, चाहे वो कृषि का विद्रोह हो, फिर चाहे जनजातीय विद्रोह हो, उसको समझना है। क्या प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना क्या आपको? यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता क्या? यूपीपीसीएस में नहीं है, यूपीएससी में नहीं है, एकदम सेम टू सेम सिलेबस है। नेक्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हो जाता है, लोगों को देश के प्रति चिंता सताना शुरू हो जाती है, राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। और इसी बीच में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की नीतियां होगी, उनके बारे में समझेंगे। साथ साथ में क्रांतिकारी दल होंगे
धीरे धीरे कांग्रेस 1885 में स्थापना किया जाएगा, उसके पीछे का जो रीजन होगा वो भी बताया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में फूट पड़ना शुरू हो जाएगा। सूरत देख के 1907 में देख के फूट पड़ेगा, जिसमें दो भाग में हो जाएंगे। एक जो होंगे वो क्या होंगे, उग्रवादी मतलब उग्र दल वाले होंगे, गरम दल वाले, और एक जो होंगे नरम दल वाले होंगे। क्लियर है? आगे चल के धीरे धीरे भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय हो जाएगा। गांधी जी 1915 में एंट्री मार लेंगे इंडिया में, और 1917 में जो है चंपारण आंदोलन करते पूरी दुनिया को एक अलग नीति सिखाएंगे, एक अलग बातें बताएंगे, जो आगे चल के इतिहास में सत्य और अहिंसा के नाम से जाना जाएगा। एक इनकी नीति होगी जो सत्य और अहिंसा पे ही ये जीवन पर्यंत आगे बढ़ेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। इसी के बीच में जो है आगे चल के सबने अवज्ञा आंदोलन होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होगा वो 1920 में होगा, सॉरी सबने अवज्ञा 1930 में होगा। असहयोग आंदोलन, गलती होगी, असहयोग आंदोलन होगा 1920 में शुरू होगी। उससे पहले खिलाफत आंदोलन होगा। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बढ़ेगी, सबने अवज्ञा आंदोलन होगा जो 1930 में होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा। और उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी जो जाके आधुनिक भारत में समाप्त हो जाएगा। देश को आजादी मिल जाएगी और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और आप भी कंप्लीटली इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व इतिहास, 1500 से लेके 1950 तक के इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं। इसमें भौगोलिक खोजें होगी, जिसमें सामंतवाद पढ़ा जाएगा, पूंजीवाद का प्रारंभ कैसे होगा उसके बारे में पढ़ा जाएगा, यूरोप में पुनर्जीवन और धर्म सुधार, यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण और सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर के नेतृत्व में होगा, उसको हमको समझना होगा। निरंकुश राजतंत्र जो होगा उसको हटाया जाएगा। पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति होगी, जिसको वाणिज्यवाद भी कहा जाता है, उसको थोड़ा सा समझना होगा। इंग्लैंड में संसदीय संघों का विकास होगा और 30 वर्षीय युद्ध होगा जो 1916 से चलेगा और 1948 तक में होगा, जो कि यूरोप में घटना घटेगा, जो सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण भी बनेगा। क्लियर है? फ्रांस का प्रभुत्व यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, उसको देखना। विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय होगा दुनिया का। इसके साथ साथ में प्रबोधन युग का भी धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगा। अमेरिकी क्रांति और इसके महत्व को देखेंगे। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का युग आएगा जो 1789 से 1815 के बीच में होगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से। विश्व इतिहास में इसका क्या महत्व रहेगा उसको समझाएंगे। नेपोलियन युग के बारे में, पश्चिमी यूरोप में सुधारवादी प्रजातांत्रिक विकास होगा उसको समझेंगे। औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक तकनीक पृष्ठभूमि और यूरोप में औद्योगिक क्रांति की अवस्था क्या थी उसके बारे में समझेंगे और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा उसमें विशाल राष्ट्र राज्यों का सुदृढ़ीकरण होगा, इटली का एकीकरण होगा, जर्मनी साम्राज्य का आबादीकरण होगा, अमेरिका में सिविल वॉर जिसको गृह युद्ध भी कहा जाता है। अमेरिकी क्रांति अलग है और अमेरिकी गृह युद्ध जो है वो अलग है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। साथ साथ में अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद होगा, उसको देखेंगे। चीन और पश्चिमी शक्तियों में इसके उदय की बड़ी शक्ति आधुनिकीकरण जो होगा उसको समझेंगे और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। डॉक्टर सन्यास सेन जो होंगे उनके बारे में समझेंगे। इसके साथ साथ में यूरोपीय शक्तियों का ओटोमन एम्पायर जो होगा उसको समझेंगे। ओटोमन एम्पायर को पकड़ेंगे, तुर्की में पकड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको खंगालेंगे पूरे मैप के साथ। अगर आप विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है, और अगर आपके पास में मैप नहीं है तो आप अधूरा है। टीचर पढ़ाने वाला भी सही से नहीं पढ़ा पाएगा और आप तो फिर पढ़ भी नहीं पाइएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपके पास में मैप हो। प्रथम विश्व युद्ध, युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव जो होगा, पेरिस की संधि 1919 में जो होती है उसके बाद समाप्त होती है, इसको थोड़ा सा समझना। बस यही अंतर यूपीपीसीएस बीपीएससी में है और यूपीएससी में है कि वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा जाता है और यहां पे नहीं पढ़ा जाता। बस एक चैप्टर का डिफरेंस होता है, बाकी मिला जुला के सब कुछ सेम ही होता है। रूस की क्रांति 1917, लेकिन घबराइए नहीं, ये चीज एक बार सुन लिए ने, समझ लिए ने, सीख लिए ने, दिमाग में रख लिए ने। आगे चल के जब यूपीपीसीएस का भी सिलेबस डिस्कशन करेंगे, पहले सिलेबस ही डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको मजा आए हमारे साथ पढ़ने में। रूस की क्रांति 1917 में, क्योंकि हमने प्रथम विश्व युद्ध लिया। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही होगा 1914 से शुरू हुआ था, 1918 में समाप्त हो गया था। इसी के बीच में एक रूसी क्रांति हो जाती है 1917 में, लेनिन के नेतृत्व में होती है और पहली बार दुनिया के सामने एक समाजवाद का संकल्पना दी जाती है, साम्यवाद की। क्योंकि अब तक जो है पूरी दुनिया पूंजीवाद में है, पहली बार साम्यवाद का। तो थोड़ा सा लेनिन के बारे में पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा। इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर एक बार आप पढ़ लीजिए तो लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में एकदम स्टोर हो जाएगा। एक बार पढ़ के तो देखिए।
रूस में आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण, इंडोनेशिया, चीन, हिंद चीन राष्ट्रवाद आंदोलन जो होगा उसको थोड़ा सा समझेंगे मैप के थ्रू। उसके बाद चीन में साम्यवाद का उदय होगा, उसकी स्थापना होगी। इस बार क्वेश्चन पूछा है, जाकर देखिए एक बार, उलटिए तो सही क्वेश्चन बैंक को, तब ने आपको समझ में आएगा। और हमने जितने क्वेश्चन गैस किए थे सबके सब विश्व इतिहास में मिल गया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब ये है कि हमें पता हो जाता है कि कहां से आयोग क्वेश्चन उठा के डालेगा। अरब संसार में जागृति, मिस्र में स्वाधीनता, सुधार हेतु संघर्ष, कमाल अंतातुर्क के अधीन आधुनिक तुर्की का अर्चिधान और अरब राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैप के थ्रू अगर 1 घंटा 1.5 घंटे का क्लास चलेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट ये लाइफ टाइम के लिए क्लियर कर देगा। यहां कुछ भी रटने के लिए नहीं है। अगर आप इतिहास रट रहे हैं तो इसका मतलब है इतिहास में आप फंस रहे हैं। अगर इतिहास से बाहर निकलना है तो इतिहास को समझना होगा, इतिहास को लिखना है तो इतिहास को समझना होगा, तभी उपाय है। इतिहास में 200 प्लस लाना है तो इतिहास को समझिए, रटिए नहीं। रटने के लिए प्रीलिम्स तक सफिशिएंट है, मेंस में रटने का कहीं गेम नहीं है। 1929 से 1932 विश्व का वलन और फ्रैंकलिन के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के उस टाइम में राष्ट्रपति थे, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आता है। पिछले 3 साल से कंटिन्यू बीपीएससी पूछ रहा था, इस बार नहीं पूछा। 66 में थोड़ा सा विराम लगा दिया, 65 में देखिए, 64 में देखिए, एकदम आप जाके उठा लीजिए, वहां दिया रहेगा डी रूजवेल्ट का जिस तरीके से आर्थिक मंदी में उन्होंने जो काम किए उनके बारे में, तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। यूरोप में सत्तावादी, इटली के मोहवाद, जर्मन के नाजीवाद, जापान के सैन्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के उद्गम और परिणाम, बस यहां तक आपको पढ़ना है बीपीएससी में। उद्गम और परिणाम, उससे आगे नहीं पढ़ना। मिला जुला कर अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में 50% तो पढ़ना ही है। बाकी अगर देखा जाए तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी या यूपीएससी सबका सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस सेम है। आप कहीं भी अगर विश्व इतिहास को आपको अच्छे से कोई पढ़ाने वाला हो, नहीं कोई हो, तो मैं तो ही हूं आपके साथ में खड़ा। अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो फिर विश्व इतिहास में आपका फंसने का कोई चांस ही नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस था। मुझे उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।